इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन स्टार्ट किया था और फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में मैंने आपको बताया हुआ है नेचर ऑफ सॉल्यूट का क्या इफेक्ट होता है, सॉल्यूट के नेचर से सॉल्युबिलिटी कैसे गवर्न होती है। ठीक है, फिर उसके बाद टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी में मैंने ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का डिस्कशन स्टार्ट किया है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के 4 अलग अलग फॉर्म थे जो मैंने आपको बताया। डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रेटेड फॉर्म, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रेटेड फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। ये चारों फॉर्म का जो डेरिवेशन है वो मैं आपको बता चुका हूं। और उसके बाद सॉल्युबिलिटी कर्व के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें लॉगरिथमिक फॉर्म के बेसिस पे जो कर्व ऑब्जर्व होते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बेसिस पे जो कर्व ऑब्जर्व होते हैं, उन कर्व को मैंने डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में मुझे सबसे पहले डिस्कस करना है आज की क्लास में जो पॉलीमर्फस कंपाउंड्स हैं। पॉलीमर्फस कंपाउंड्स के केस में सॉल्युबिलिटी कर्व कैसा होगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कर्व इन केस ऑफ पॉलीमर्फस कंपाउंड। तो यह शायद आपने ये हेडिंग नोट किया हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो पॉलीमर्फस कंपाउंड के केस में सॉल्युबिलिटी कर्व कैसा होगा, अब इस बात को समझने के लिए मैं इस एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे हमारे पास है ये सॉल्ट Na2SO4 डॉट 10H2O, इसको बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट में। एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखो एक फैक्ट हमेशा देखने को मिलता है कि जो सॉलिड्स जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, सॉलिड्स जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है,
उनका हीट ऑफ सोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है, जबकि नॉर्मली जो एनहाइड्रस सॉलिड्स होते हैं उनका हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है। आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, इट इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन दैट it is a general observation that heat of solution hydrated solid, heat of solution of hydrated solid, it is a general observation that heat of solution of hydrated solid is endothermic. Heat of solution of hydrated solid is endothermic, whereas heat of solution of anhydrous solid, whereas heat of solution of anhydrous solid is exothermic. और इसी में आगे नोट करो, and as the number of water molecule present in the form of water of crystallization, as the number of water molecule present in the form of water of crystallization increases, endothermic character of hydrated solid also increases. Endothermic character of hydrated solid also increases. ठीक है, तो आप जरा देखो, यहां पे ये बोल रहे हैं कि ये जो हाइड्रेटेड सॉलिड है ग्लोबल सॉल्ट, इसका हीट ऑफ सोल्यूशन मान लो डेल्टा H1 है, तो क्योंकि ये हाइड्रेटेड सॉलिड है तो इस वजह से इसका हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होना चाहिए, एंडोथर्मिक होना चाहिए। जबकि अगर हम इसको कंसीडर करें एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट को, तो एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट का जो हीट ऑफ सोल्यूशन है, इसका हीट ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए एक्सोथर्मिक। अभी जो बात मैंने बताया उसके बेसिस पे। अब आप देखो, अगर हम यहां पे सॉल्युबिलिटी कर्व ड्रॉ करते हैं, अगर यहां पे हम कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर, तो आप यहां पे देख रहे हो कि पहले हीट ऑफ सोल्यूशन क्या है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन होने की वजह से अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पहले सॉल्युबिलिटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी, और बाद में आप देख रहे हो हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक है। तो हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक होने की वजह से जब हम टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कर्व को देखो तो सॉल्युबिलिटी कर्व कुछ ऐसा मिलेगा, पहले सॉल्युबिलिटी वैल्यू इंक्रीज करेगी एक्सपोनेंशियली और उसके बाद सॉल्युबिलिटी वैल्यू डिक्रीज करेगी एक्सपोनेंशियली। फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ये जो टेम्परेचर है ये है ट्रांजिशन टेम्परेचर, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ग्लोबल सॉल्ट के लिए अगर सॉल्युबिलिटी कर्व को कंसीडर करें तो सॉल्युबिलिटी कर्व ऐसा होगा,
पहले आप देख रहे हो हीट ऑफ सोल्यूशन एंडोथर्मिक है, इसलिए टेम्परेचर के साथ सॉल्बिलिटी इंक्रीज कर रही है, और 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, इसलिए सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेगी। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये कल जो मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बेसिस पे जो सॉल्बिलिटी कर्व बताए थे ना, उन्हीं को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे इस कर्व की ट्रेसिंग के लिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास CaCl2 6H2O है, एक पॉलीमर्फ इसका ये है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये दो वाटर मॉलिक्यूल को लूज करके दूसरे पॉलीमर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, CaCl2.4H2O। अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो ये फर्दर दो और वाटर मॉलिक्यूल को लूज करके एक और पॉलीमर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, CaCl2.2H2O। ठीक है। और अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर हीट करने पे ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, ये इसके डिफरेंट पॉलीमर्फ है। अब मान लो कि ये फर्स्ट पॉलीमर्फ सेकंड पॉलीमर्फ में अगर कन्वर्ट होता है एट टेम्परेचर T1, मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर है T1, सेकेंड पॉलीमर्फ थर्ड पॉलीमर्फ में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर T2, एंड थर्ड पॉलीमर्फ फोर्थ पॉलीमर्फ में कन्वर्ट हो रहा है एट टेम्परेचर T3। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, एट टेम्परेचर T3। तो ये T1, T2, T3 ये क्या है, ये इनके ट्रांजिशन टेम्परेचर्स है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 ट्रांजिशन टेम्परेचर टर्म को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो, अगर इसका हीट ऑफ सोल्यूशन डेल्टा H1 है और इसका हीट ऑफ सोल्यूशन डेल्टा H2 है और इसका हीट ऑफ सोल्यूशन डेल्टा H3 है और इसका हीट ऑफ सोल्यूशन डेल्टा H4 है, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन तीनों में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो हाइड्रेटेड सॉलिड्स होते हैं उनका हीट ऑफ सोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है। जनरली हाइड्रेटेड सॉलिड का हीट ऑफ सोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो डेल्टा H1 है मैग्नीट्यूड वाइज, ये डेल्टा H2 से बड़ा होगा। मैंने ये भी बताया कि जैसे जैसे वाटर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे जैसे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज करता है, हीट ऑफ सोल्यूशन का एंडोथर्मिक नेचर भी इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे हीट ऑफ सोल्यूशन मोस्ट एंडोथर्मिक होगा। यहाँ पे उससे कम एंडोथर्मिक होगा, यहाँ पे और कम एंडोथर्मिक होगा, और यहाँ पे एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है। तो ये डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3 ये है पॉजिटिव, जबकि डेल्टा H4 यहाँ पे नेगेटिव। अब अगर हम इस सिचुएशन में सॉल्युबिलिटी कर्व को ड्रॉ करें, यहां पे अगर हम सॉल्युबिलिटी कर्व को ड्रॉ करते हैं
तो क्योंकि पहले जो हीट ऑफ सोल्यूशन है वो मोस्ट एंडोथर्मिक है, तो मोस्ट एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्विटी सबसे तेजी से इंक्रीज करेगी इस केस में। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्विटी तेजी से इंक्रीज करेगी, मतलब यहाँ पे कर्व की स्टीपनेस ज्यादा होगी। बाद में हीट ऑफ सोल्यूशन पहले से कम एंडोथर्मिक हो जाता है, तो सॉल्विटी फर्दर इंक्रीज करेगी, लेकिन इंक्रीज करने का जो रेट है वो पहले से कम हो जाएगा, कर्व की स्टीपनेस कम हो जाती है। और आगे ये और कम एंडोथर्मिक है तो क्या होगा, ये और कम स्टीपनेस हो जाएगी, ठीक है, स्टीपनेस कर्व की और कम हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या है, हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो आगे सॉल्विटी डिक्रीज करने लगती है। ऐसा सॉल्विटी कर्व ऑब्जर्व होगा इस केस में। अब ये टेम्परेचर है T1, ये है टेम्परेचर T2 और इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा T3। ये T1 T2 T3 ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये समझ में आया बेटा? T3 भी ट्रांजिशन टेम्परेचर, T1 T2 T3 तीनों ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गई एनालिसिस सॉल्युबिलिटी कर्व की। अब इसमें एक केस को और हमें डिस्कस करना है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई गैसियस सॉल्यूट है, अगर कोई गैसियस सॉल्यूट है उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस प्लस लिक्विड गिव सॉल्यूशन। देखो यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी गैस अगर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है तो हमेशा हीट रिलीज होगी। किसी भी गैस का जो डिसोल्यूशन है इन लिक्विड हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। आप इस बात को नोट कर लो, लिखो डिसोल्यूशन ऑफ गैस, डिसोल्यूशन ऑफ गैस inside the liquid, dissolution of gas inside the liquid is always exothermic. Dissolution of gas inside the liquid is always exothermic. This is due to the following facts. This is due to the following facts. जब कभी गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो हमेशा हीट रिलीज होती है, और उसके पीछे ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। अब बात आती है कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें लिखो नंबर वन। अब जरा देखो, अगर गैस फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो फ्री गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो बहुत वीक होंगे। अगर गैस फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होंगे, और अगर गैस डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। यानी कि पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक थे और बाद में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं, तो इस वजह से क्या होगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है,
इसीलिए ये डिजोल्यूशन एक्सोथर्मिक है। तो आप नोट कर लो, लिखो, when a gas undergo dissolution, when a gas undergo dissolution inside the liquid, when a gas undergo dissolution inside the liquid, when a gas undergo dissolution inside the liquid, then the strength of intermolecular forces, then the strength of intermolecular forces increases, then the strength of intermolecular forces increases, then the strength of intermolecular forces increases, due to which there occurs decrease in potential energy of the system, due to which there occurs decrease in potential energy of the system, and therefore heat is released, during the process, तो पहला एक्सप्लेनेशन ये है, बोल रहा है कि जब हम गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो पहले जब फ्री गैस थी तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक थे। जब वो गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हुई तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ गई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। तो सिस्टम के साथ क्या हो रहा है, पहले वो हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में था, बाद में वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में आता है। हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट से वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में आता है, इसलिए डिफरेंस के बराबर एनर्जी को रिलीज करता है, इसीलिए डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। ये क्लियर हुआ बेटा? पहला एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब जरा देखो सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या है। बोले कि जब गैस फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो गैसेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। जब गैस फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, बट जब वही गैस डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। यानी कि जो सिस्टम है वो हायर काइनेटिक एनर्जी स्टेट से लोअर काइनेटिक एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। वो हायर काइनेटिक एनर्जी स्टेट से लोअर काइनेटिक एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इस वजह से हीट रिलीज होती है। तो आप नोट कर लो, लिखो, व्हेन अ गैसियस मॉलिक्यूल, सेकंड एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, व्हेन अ गैसियस मॉलिक्यूल present, when a gaseous molecule present in free form, then its kinetic energy is high, however when it is present in dissolved form, then its kinetic energy is low, आगे लिखो, this decrease in kinetic energy gets converted into heat energy. This decrease in kinetic energy gets converted into heat energy.
Therefore, heat is released during the process. Therefore, heat is released during the process. तो एक बार मैं इस स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर देता हूं. सेकंड फैक्ट जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं. When a gaseous molecule is free, when a gaseous molecule is free, then its kinetic energy is high. When a gaseous molecule is free, then its kinetic energy is high. However, when it is present in dissolved form, then its kinetic energy is low. However, when it is present in dissolved form, then its kinetic energy is low. This decrease in kinetic energy gets converted into heat energy. Therefore, heat is released during the process. यह सेकंड एक्सप्लेनेशन है. अब मैं तीसरा एक्सप्लेनेशन बताता हूं इसका. जब कोई गैसेस मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, जब गैस फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वहां पे रैंडमनेस ज्यादा है. अब थर्मोडायनामिक्स वाला एक्सप्लेनेशन आ रहा है. तो वहां पे मॉलिक्यूलर रैंडमनेस ज्यादा होती है. जब गैस मॉलिक्यूल जो है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वहां पे उसके रैंडमनेस ज्यादा होगी. लेकिन जब वही मॉलिक्यूल डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो रैंडमनेस कम होगी. यानी कि सिस्टम हायर एंट्रोपी स्टेट से लोअर एंट्रोपी स्टेट में आता है. यानी कि सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज करती है. तो एंट्रोपी डिक्रीज करने की वजह से हीट रिलीज होती है. इसीलिए ये डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है. तो तीसरा एक्सप्लेनेशन लिख लो. लिखो इन गैसियस फॉर्म molecular randomness is high. In gaseous form, molecular randomness is high. However, in dissolved form, its molecular randomness is low. However, in dissolved form, its molecular randomness is low. Therefore, entropy of the system decreases. Due to which heat is released during the process. ठीक है. तो ये तीन वजह है जिसके कारण हम ये बोलते हैं कि जब कभी गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है तो हमेशा हीट रिलीज होगी. तो ये तीनों एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गए बेटा. अब देखो, अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और टेम्परेचर के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं. ठीक है. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और टेम्परेचर के बीच में अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं, ऐसा कर्व ऑब्जर्व होता है. क्योंकि यहाँ पे हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है, इसलिए सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करेगी. इसका मतलब है कि अगर कोल्ड वाटर है तो कोल्ड वाटर में गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी इन कंपेयर टू हॉट वाटर. तो इसी वजह से बोलते हैं कि एक्वेटिक लाइफ जो है वो कोल्ड वाटर में बेटर सरवाइव करती है इन कंपेयर टू हॉट वाटर. तो आप नोट कर लो,
लिख लो, ड्यू टू दिस फैक्ट मैं वही लिखवा रहा हूं, लिख लो, ड्यू टू दिस फैक्ट solubility of oxygen, solubility of dissolved oxygen is greater, solubility of dissolved oxygen is greater in cold water than that of hot water, and therefore aquatic life survive better in cold water than that of hot water. ठीक है बेटा, ये सारा डिस्कशन क्लियर हो गया? मोस्ट सॉल्युबल गैस कौन सी है वाटर में? अब मोस्ट सॉल्युबल गैस कौन सी है वाटर में, अगर हम देखें तो अमोनिया की सॉल्विटी भी बहुत ज्यादा होती है, HCl की भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए तो फिर आपको एग्जैक्टली डेटा देखना पड़ेगा। जो HCl है, HCl वाटर में जाते ही आयनाइज हो जाता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो HCl गैस की सॉल्विटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए वाटर में। जबकि अमोनिया के केस में क्या है, अमोनिया जो है जब वाटर में जाता है तो उसका हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन के थ्रू अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, फिर वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि HCl गैस जो है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होनी चाहिए, बाकी एक्सपेरिमेंटल डेटा पे डिपेंड करेगा। अब आप देखो एनसीईआरटी में अगला डिस्कशन गिवन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद फिर गिवन है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो नोट करो, पहले एनसीईआरटी में देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। बोले प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। Pressure does not have any significant effect on solubility of solids in liquids. It is so because solids and liquids are highly incompressible. ये highly incompressible है and practically remain unaffected by changes in pressure. तो आप ये बोल सकते हो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे कि वही सॉल्यूट लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व होगा प्रेशर इंक्रीज करने के साथ, जो हाईली कंप्रेसिबल है। तो अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो क्योंकि वो हाईली कंप्रेसिबल है इसीलिए प्रेशर का सबसे ज्यादा इफेक्ट गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड में के ऊपर ऑब्जर्व होगा। जहां तक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड में अगर हम कंसीडर करें तो क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकम्प्रेसिबल हैं इसलिए प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट
सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड में ऑब्जर्व होगा। तो आप इस बात को नोट कर लो, नोट करो, लिखो इफ सोल्यूट इज सॉलिड, इफ सोल्यूट इज सॉलिड or liquid, if solute is solid or liquid, then effect of pressure, then effect of pressure on solubility, then effect of pressure on solubility is negligible, then effect of pressure on solubility is negligible, because such solutes are almost incompressible, such solutes are almost incompressible, such solutes are almost incompressible. आगे लिखो however in case of gaseous solute, however in case of gaseous solute, however in case of gaseous solute, effect of pressure on solubility, effect of pressure on solubility, effect of pressure on solubility is considerably high, is considerably high, because gases are highly compressible, because gases are highly compressible, because gases are highly compressible. ठीक है, तो आप देखो, अब हम यहां पे बोल सकते हैं कि अगर एक कर्व ड्रॉ किया जाए, अगर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन solubility and pressure, ठीक है, कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है, सॉल्यूशन को कंसिडर करो, सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहां पे जो सॉल्वेटी वैल्यू है वो प्रेशर के साथ निग्लिजिबली चेंज होगी, मतलब ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट रहेगा। कर सॉल्युबिलिटी वैल्यू प्रेशर के साथ चेंज नहीं होगी, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी अगर सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन है तो, ठीक है। बट अगर हम कंसीडर करते हैं सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच में कर्व, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच में कर्व, सॉल्यूशन क्या है, गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे जो सॉल्युबिलिटी वैल्यू है वो प्रेशर के साथ लीनियरली इंक्रीज करती है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। तो ऐसा कर ऑब्जर्व होगा, ठीक है। ये ऑब्वियसली ये ओरिजिन से पास करेगा, जीरो प्रेशर पे गैस डिसॉल्व नहीं होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी जीरो होगी एट जीरो प्रेशर। तो ये समझ में आ रहा है बेटा, ये कर्व। अब देखो, अगर हम सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन विथ प्रेशर डिटरमाइन करें तो सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन प्रेशर के साथ कैसे होगा, ये हेनरीज लॉ डिसाइड करता है। तो आप नोट कर लो, लिखो वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विथ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विथ प्रेशर
variation of solubility of gas with pressure is governed by Henry's law. हेनरीज लॉ, ठीक है। सॉलिबिलिटी का वेरिएशन प्रेशर के साथ कैसे होगा ये डिसाइड करता है हेनरीज लॉ। लेकिन किसकी सॉलिबिलिटी? गैस की सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, वेरिएशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज विथ प्रेशर इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ। तब जरा देखो हेनरीज लॉ क्या है, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस दी हुई है। तो एक बार पहले हम इसको देखते हैं। देखो हेडिंग लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो यहां पे बोल रहा है कि मेनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन dissolves only to a small extent in water. It is this dissolved oxygen which sustains all aquatic life. On the other hand, hydrogen chloride gas is highly soluble in water. HCl gas is highly soluble in water. Solubility of gases in liquids is greatly affected by pressure and temperature. The solubility of gases increases. The solubility of gases increase with increase of pressure. For solution of gases in a solvent, consider a system as shown in figure 2.1a. क्या बोले? The lower part is solution and the upper part is gaseous system at pressure P. ये पहले वाले कर्व में बता रहे। पहले वाला जो कर्व है, नीचे जो है क्या है? सोल्यूशन है, नीचे सॉल्वेंट है और ऊपर गैस है, ठीक है। The solubility of gases increase with increase of pressure. For solution of gases in a solvent, consider a system as shown in figure 2.1a. The lower part is solution and the upper part is gaseous system at pressure P and temperature T. Assume this system to be in a state of dynamic equilibrium. तो बोल रहा है कि यहाँ पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, जिसमें क्या हो रहा है? जो फ्री गैस है वो डिसॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट होगी और जो डिसॉल्व्ड गैस है वो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। Assume this system to be in a state of dynamic equilibrium, that is under these conditions rate of gaseous particles entering and leaving the solution phase is the same. Now increase the pressure over the solution phase by compressing the gas to a smaller volume. This will increase the number of gaseous particles per unit volume over the solution and also the rate at which the gaseous particles are striking the surface of solution to enter it. The solubility of the gas will increase until a new equilibrium is reached, resulting in an increase in the pressure of a gas above the solution and thus its solubility increases. अब जरा देखो यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस दी हुई है, अब इसी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, एक सिलेंडर आप बोल सकते हो। इस सिलेंडर के अंदर पार्शली लिक्विड फिल्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने गैस को कलेक्ट किया हुआ और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ। यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगाया हुआ, इधर गैस। हाँ, हेनरीज लॉ के से पहले जो है जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है वो डिस्कस कर रहा हूं, फिर हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट आएगा। तो यहां पे फ्री गैस प्रेजेंट है, ठीक है। और अब देखो हो क्या रहा है, ये जो फ्री गैस है ये फ्री गैस डिसॉल्व्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और अंदर में जो डिसॉल्व्ड गैस है वो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है।
इस तरीके से यहाँ पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है। अब मान लो कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है तो उस कंडीशन में ये जो ये वो स्पेस हम मैं कंसीडर कर रहा हूं जिसमें फ्री गैस प्रेजेंट है। अगर मान लो इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V1 और इसके अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अगर मान लो उन गैसियस मॉलिक्यूल्स का नंबर है N1, ये वाला पार्ट जिसमें फ्री गैस प्रेजेंट है, अगर इसका वॉल्यूम है V1 और इसके अंदर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है N1, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऑल ऑफ सडन हमने इस पिस्टन को कंप्रेस कर दिया। अब मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। ऑब्वियसली लिक्विड तो दोनों ही केसेस में उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, लिक्विड के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। हमने पिस्टन को कंप्रेस कर दिया। अब मान लो पिस्टन यहां आ गया, ठीक है, पिस्टन को हमने कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस करने पे क्या हुआ, अब पहले तो हम इमीडिएट इफेक्ट देख रहे हैं कि इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा। तो जो फ्री गैस के लिए वॉल्यूम है वो वॉल्यूम चेंज हो गया, और मान लो वो वॉल्यूम चेंज होकर के हो गया V2। फ्री गैस के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है वो पहले V1 था, अभी V2 हो गया। और हमने ये सब कुछ इतना तेजी से किया है, पिस्टन को इतना तेजी से कंप्रेस किया है कि जो फ्री गैसेस मॉलिक्यूल है वो अगर मान लो अभी भी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, तो अगर वो अभी भी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो N1 मॉलिक्यूल पहले था तो N1 मॉलिक्यूल अभी भी रहेगा, ठीक है। तो ऑन कंप्रेसिंग piston, volume of free gaseous molecule, वॉल्यूम ऑफ फ्री गैस ऐसे भी बोल सकते हो, गैसेस मॉलिक्यूल की बजाय इसको हम ये लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्री गैस चेंजेज फ्रॉम V1 to V2 due to which number density of the gas changes from, पहले नंबर डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा, N1 by V1 to N1 by V2, ठीक है। पहले नंबर डेंसिटी ऑफ गैस N1 by V1 था, अब नंबर डेंसिटी ऑफ गैस N1 by V2 है। तो आप बोलोगे सिंस V2 is less than V1, since V2 is less than V1, this implies N1 by V1 is less than N1 by V2। बोलो ये ठीक है? ऐसा होना चाहिए या नहीं?
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर गया, जबकि नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल उतना ही है, तो इसलिए नंबर डेंसिटी इंक्रीज कर गई। ये नोट कर लिया ये सब कुछ। आगे बढ़े नेक्स्ट पेज पे। अरे पराशर साहब, हो गया तो बता देना भाई। पराशर साहब एक टाइम पे एक ही काम करते हैं, पहले समझ लेते फिर लिखते। लिख लिया भाई? थोड़ा सा रह गया बस। अरे तू एक नंबर का गधा है। अरे फोटो खींच ले, बाद में लिख लेगा। सर हो गया, अब हो गया। चल ठीक है। थैंक यू सर। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट on increasing pressure, ये लिखने नहीं दे रहा भाई। चलो, on increasing the pressure, number density of gas increases. Number density of gas increases. We can say that on increasing the pressure, number density of gas increases, due to which equilibrium gets disturbed. ठीक है, उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब। इन ऑर्डर टू achieve new equilibrium, in order to achieve new equilibrium, number density of gas must be decreased. जो नंबर डेंसिटी बढ़ गई थी, आपको उसको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। In order to achieve new equilibrium, number density of gas must be decreased. अब नंबर डेंसिटी को आप कैसे डिक्रीज कर सकते हो?
भाई देखो, पिस्टन की पोजीशन एक बार आपने फिक्स कर दी, तो अब ये तो आपके कंट्रोल में है नहीं कि वॉल्यूम को चेंज किया जा सके। जो गैस के लिए वॉल्यूम अवेलेबल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर डिसाइड करेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पे जो फ्री फॉर्म में गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उन गैसियस मॉलिक्यूल्स का नंबर को चेंज कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ फ्री गैसेस मॉलिक्यूल है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब उसको चेंज करने के लिए हम गैसियस मॉलिक्यूल को कंटेनर से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऊपर में हमने पिस्टन लगाया हुआ है और उसको सील किया हुआ है, तो मतलब गैस वहां से स्केप आउट नहीं हो सकती। सिर्फ एडजस्टमेंट इंटरनल सिस्टम में ही पॉसिबल है। तो इंटरनल सिस्टम में एडजस्टमेंट कैसे हो सकता है, बोले जो फ्री गैसियस मॉलिक्यूल है उसमें से कुछ गैसियस मॉलिक्यूल डिसॉल्व्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो सोल्यूशन में चली जाए। अगर वो फ्री गैसेस मॉलिक्यूल का कुछ पार्ट डिसॉल्व्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे नंबर ऑफ फ्री गैसेस मॉलिक्यूल डिक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ फ्री गैसेस मॉलिक्यूल डिक्रीज करेगा तो नंबर डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू अचीव न्यू इक्विलिब्रियम नंबर डेंसिटी ऑफ गैस मस्ट बी डिक्रीज्ड, which is possible by converting some free gaseous molecules into dissolved form, therefore solubility of gas in the solution increases. तो ये समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये है एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। तो मतलब कंक्लूजन ये निकला कि जब कभी हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर को इंक्रीज करने पे जो गैस की सॉल्युबिलिटी है इनसाइड द लिक्विड, ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज करने पे जो गैस की सॉल्युबिलिटी है इनसाइड द लिक्विड वो इंक्रीज कर जाएगी। अब देखो, अब बात आती है हेनरीज लॉ क्या है। तो इसी को हम हेनरीज लॉ के टर्म्स में लिख सकते हैं। पहले एनसीईआरटी का स्टेटमेंट जो गिवन है उसको देखते हैं। तो यहां पे बोला हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट, which is known as Henry's law. The law states that at a constant temperature मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, at a constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution. तो आप नोट कर लो स्टेटमेंट, according to this law at a constant temperature solubility of a gas in liquid
is directly proportional to is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid, above the surface of the liquid, above the surface of the liquid. ठीक है, अब जरा आगे देखो, बोले डाल्टन, a contemporary of Henry, also concluded independently that the solubility of a gas in a liquid solution is a function of partial pressure of the gas. If we use the mole fraction of a gas in the solution as a measure of its solubility, then it can be said that the mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. तो ये भी लिख सकते हैं, the most commonly used form of Henry's law states that the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. तो ये कई सारे स्टेटमेंट्स हैं हेनरीज लॉ के, जिसमें ये तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये फाइनल स्टेटमेंट है. तो अब हम ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कंसीडर किया है, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, solubility of gas, ठीक है, is directly proportional to partial pressure of gas above the surface of the liquid. यानी कि solubility of gas is equal to Henry's constant of the gas multiplied by partial pressure of the gas. Solubility of gas is equal to Henry's constant of the gas multiplied by partial pressure of the gas. ये हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, where KH is known as Henry's constant. Henry's constant. अब ये Henry's constant डिपेंड किस पे करता है? Whose value depends upon nature of the gas. Henry's constant की जो वैल्यू है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करती है. whose value depends upon nature of the gas as well as upon temperature. जो KH वैल्यू है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो गैस के हेनरीज कांस्टेंट, गैस के नेचर पे, और दूसरा टेम्परेचर पे. अब कैसे डिपेंड करती है, अभी इसको आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो अब आप लिखो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ. अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ. Alternative form of Henry's law. तो पहले आप स्टेटमेंट लिख लो. लिखो according to this law
partial pressure of the gas, partial pressure of the gas, partial pressure of the gas in vapor phase, partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas, is directly proportional to the mole fraction of the gas dissolved inside the solution, dissolved inside the solution, dissolved inside the solution. अब देखो ये रिजल्ट कैसे आया, तो इसके लिए बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी को, अगर हम सॉल्युबिलिटी को रिप्लेस कर दें विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड से, बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती और मोल फ्रैक्शन की भी कोई यूनिट नहीं होती। अगर हम सॉल्युबिलिटी को रिप्लेस कर दें विथ मोल फ्रैक्शन, तो जो पहला वाला रिजल्ट है, पहले वाले रिजल्ट के अकॉर्डिंग फिर हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड is directly proportional to partial pressure of the gas above the surface of the liquid, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हो कि x is proportional to p, तो फिर आप ये भी लिख सकते हो p is proportional to x। भाई अगर आप बोल रहे हो y is proportional to x, तो आप ये भी बोल सकते हो x is proportional to y। वैसे यहां पे बात तो आती है डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है। तो ये जो दूसरा फॉर्म है, दूसरे फॉर्म में को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, therefore mole fraction of gas is directly proportional to partial pressure of the gas. This implies partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas. Therefore partial pressure of gas is equal to Henry's constant of the gas, इसको मैं KH prime से represent कर रहा हूं, multiplied by mole fraction of gas dissolved. Henry's constant of the gas multiplied by mole fraction of gas dissolved, where KH prime is another Henry's constant. अब यहां पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है एक बात को लेकर के, ठीक है, यहां पे बहुत कंफ्यूजन रहता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम पहला वाला रिजल्ट यूज करें या ये दूसरा वाला रिजल्ट यूज करें। अब मैं ये कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं। जैसे जो पहला वाला रिजल्ट था उसमें आपने क्या लिखा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो अगर आप हेनरीज कांस्टेंट को देखो तो यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती, सॉल्युबिलिटी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये इसकी यूनिट प्रेशर की यूनिट होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो यूनिट होगी हेनरीज कांस्टेंट की वो एटमॉस्फेयर इनवर्स और टॉर इनवर्स और बार इनवर्स ऐसी यूनिट होगी। तो अगर आपने हेनरीज कांस्टेंट के यूनिट को देखा वो प्रेशर की यूनिट का इनवर्स है, फिर तो आपको ये वाला रिजल्ट यूज करना है बेटा। अगर हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट प्रेशर की यूनिट का इनवर्स है तो आपको ये सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू पार्शियल प्रेशर वाला रिजल्ट यूज करना है। और अगर आप इसको देखो तो यहां पे आप लिख सकते हो KH प्राइम इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड। तो मोल फ्रैक्शन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो यहां पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इन द यूनिट ऑफ प्रेशर एटमॉस्फेयर और टॉर और बार। ठीक है, तो अगर हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट प्रेशर की यूनिट है
फिर आपको ये वाला रिजल्ट यूज करना है। और अगर हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट प्रेशर इनवर्स की यूनिट है तो फिर आपको ये वाला रिजल्ट यूज करना है। ये क्लियर हुआ बेटा? कब कौन सा रिजल्ट यूज करना है वो समझ में आ रहा है? यस सर। आपको प्रॉब्लम में देखना है कि हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट क्या गिवन है। हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट अगर प्रेशर की यूनिट है तो फिर तो ये वाला रिजल्ट सेकंड वाला फॉर्म यूज करना है, और अगर हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट प्रेशर इनवर्स की यूनिट है तो फर्स्ट वाला रिजल्ट यूज करना है। ठीक है, अब जरा आगे देखो। बोल रहा है कि हियर KH इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। If we draw a graph between partial pressure of the gas against mole fraction of the gas in solution, then we should get a plot of the type as shown in figure 2.2. Different gases have different KH values. अगर गैस बदलोगे तो KH वैल्यू बदलेगी, अभी मैंने बताया था। At the same temperature, this suggests that KH is a function of the nature of the gas. तो KH जो है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो बोल रहा है कि इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 2.11 that higher the value of KH at a given pressure, the lower is the solubility of the gas in the liquid. Higher the value of KH at a given pressure, the lower is the solubility of the gas in the liquid. अब जरा मैं इसको अलग से डिस्कस करता हूं। आप लिखो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ हेनरीज लॉ। Graphical analysis of Henry's law. जरा 2 मिनट वेट करना बेटा। कुशल, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कई सारे लोग जो है अभी बीच में क्लास के बीच से जो है वो मीटिंग से हटे हैं।
तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूं कि वो करनाल के हैं और कुछ इधर के भी महान लोग हैं, जैसे हर्षित सैनी जो है वो हर्षित हर्षित है। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, आज का लेक्चर मैं शेयर नहीं करता हूं ग्रुप में। ठीक है, ये बड़ी अच्छी हैबिट जो है मिल गई है आप लोगों को कि बीच से जो है आप क्लास को छोड़ करके गायब हो जाओगे, तो आपको सबक मिलना चाहिए। तो जो लोग जो है अभी क्लास से रिमूव हुए हैं, क्लास से हटे हैं, उनको जो है लेक्चर नहीं मिलेगा, जो जो भी पार्ट अभी डिस्कस हो रहा है। चलो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अगर कुछ तुम्हारी प्रॉब्लम है तो तुम्हें पर्सनली लेक्चर मिल जाएगा। मैं अभी अटेंडेंस एक और जो है निकलवाता हूं, जो है एक अटेंडेंस अभी लेता हूं क्लास के स्टार्टिंग वाला, और इसको मैच करा करके फिर देखता हूं कि कौन कौन से लोग जो है गायब होंगे। बाद में पता चलेगा कि समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हम हेनरीज लॉ की ग्राफिकल एनालिसिस को कंसीडर करें, तो यहां पे आप देखो, पहला कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप यहां पे देख रहे हो कि जो सॉल्युबिलिटी वैल्यू है वो प्रेशर के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगी। तो सॉल्युबिलिटी प्रेशर के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगी। ऐसा कर ऑब्जर्व, अगर हम दो डिफरेंट गैसेस के लिए कंसीडर करें, मान लो ये है गैस ए और ये है गैस बी। ठीक है, तो गैस ए की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के साथ ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रही है इन कंपेयर टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बी। यहां पे अगर आप देखो, ये एंगल, अगर मान लो इसको हम बोल रहे हैं θ1 और ये एंगल है θ2, ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि tan θ1 इज इक्वल टू KH ऑफ A, ये बोल सकते हैं। हाँ, एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर है, वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी। तो tan θ1 इज इक्वल टू KHA और tan θ2 ये KH ऑफ B होगा। tan θ1 is equal to KH of A and tan θ2 is KH of B। तो आप यहां पे देख रहे हो कि सिंस θ2 is greater than θ1, θ2 is greater than θ1, तो tan θ2 is greater than tan θ1 होना चाहिए। अगर θ2 θ1 से बड़ा है तो tan θ2 tan θ1 से बड़ा होगा। अब ये tan θ2 ये हेनरीज कांस्टेंट ऑफ B है और tan θ1 हेनरीज कांस्टेंट ऑफ A है। आप बोल सकते हैं हेनरीज कांस्टेंट ऑफ गैस B इज ग्रेटर देन हेनरीज कांस्टेंट ऑफ गैस A। ठीक है, तो अब इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि गैस बी मोर सॉल्युबल गैस है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे इसकी सॉल्युबिलिटी में ज्यादा तेजी से चेंज आ रहा है।
तो आप यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर फॉर मोर सॉल्युबल गैस, for more soluble gas, its Henry's constant must be high. अगर मोर सॉल्युबल गैस है तो उसका हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। अच्छा, अगर हम अब इसके बेसिस पे ये भी मैं आपसे पूछ सकता हूं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, किसकी हेनरीज कांस्टेंट KH वैल्यू ज्यादा होगी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी KH वैल्यू ज्यादा होगी? नाइट्रोजन। गलत, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की KH वैल्यू ज्यादा होगी। ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो गैस जितनी ज्यादा लिक्विफिएबल होती है वो उतनी ज्यादा सॉल्युबल भी होती है। जो गैस जितनी ज्यादा लिक्विफिएबल होती है वो उतनी ज्यादा सॉल्युबल होती है। और कौन ज्यादा लिक्विफिएबल है? जिसकी A वैल्यू ज्यादा है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, therefore oxygen is more liquefiable than that of nitrogen, and hence oxygen is more soluble than that of nitrogen. अरे भाई, एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो तो आपने समझा ही नहीं। एनसीईआरटी में जो लिखा है वो KH प्राइम लिखा है, KH नहीं लिखा है। उसकी यूनिट भी देखो, एनसीईआरटी में क्या लिखा है? इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 2.11। ये सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जो सेकंड अल्टरनेटिव फॉर्म बताया हुआ उसके करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो भाई। यस सर। खाली बुकिस होकर के मत सोचो ना। यहाँ पे आप देखो जो टेबल बनी हुई है इसमें इसकी KH की यूनिट क्या है? पर किलो बार। प्रेशर इनवर्स है यूनिट। नहीं, प्रेशर की यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। यस सर। तो अब आप देखो ऑक्सीजन के लिए 293 केल्विन पे वैल्यू है 34.86, और नाइट्रोजन के लिए नहीं 303 केल्विन वाला डेटा को कंपेयर करो तो ऑक्सीजन के लिए 46.82 और नाइट्रोजन के लिए 88.84। ये KH प्राइम वैल्यू। तो अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में, तो यहां भी कर्व कैसा होगा? लीनियर होगा। अब मान लो ये गैस A है और ये गैस B है। ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2। तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। इसका मतलब हम बोल सकते हैं KH प्राइम ऑफ B
is greater than KH prime of A. KH prime of B is greater than KH prime of A. ठीक है, लेकिन एक बात और देखो कि जब आप प्रेशर, जैसे ये मैं एक पर्टिकुलर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान लो हम इस प्रेशर को कंसीडर कर रहे हैं, मान लो ये प्रेशर वैल्यू है P1। अब P1 प्रेशर पे गैस B की सॉल्विटी कितनी है, गैस B का कितना मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व्ड है और गैस A का कितना मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व्ड है। अब ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, यहां से एक वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करना। अब मान लो ये वैल्यू आ रही है XB और ये है XA। तो आप देख रहे हो सेम प्रेशर पे गैस B का कम मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व्ड है, गैस A का ज्यादा मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व्ड है। तो विच इज मोर सॉल्युबल, विच इज मोर सॉल्युबल बताओ। गैस A है कि नहीं। एट कांस्टेंट प्रेशर here at constant pressure XA is greater than XB. XA is greater than XB. Therefore, gas A is more soluble than gas B. ठीक है, गैस A इज मोर सॉल्युबल देन गैस B। अब आप देखो, जो गैस मोर सॉल्युबल है उसकी KH प्राइम वैल्यू क्या है, लो है। A मोर सॉल्युबल है और A का KH प्राइम लो है। ठीक है, तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकल करके आ रहा है, दिस इंप्लाइज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas is directly proportional to KH and inversely proportional to KH prime. क्लियर हुआ बेटा। Yes, sir. ठीक है, जिस गैस की KH प्राइम वैल्यू हाई होगी वो गैस कम सॉल्युबल होगी। तो आप देख सकते हो सेम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन के लिए KH प्राइम वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए नाइट्रोजन कम सॉल्युबल है ऑक्सीजन के कंपेयर में। अच्छा, एक बात आप और देख रहे हो यहाँ पे, जो ये KH प्राइम का ही ट्रेंड है। ऑक्सीजन के लिए 293 केल्विन पे वैल्यू क्या है, 34.86 और 303 केल्विन पे KH प्राइम वैल्यू है 46.82। यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे ऑक्सीजन का हेनरीज कांस्टेंट KH प्राइम वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इस बात को भी आप समझ सकते हो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हेनरीज कांस्टेंट, आप इसको नोट कर लो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हेनरीज कांस्टेंट। Effect of temperature on Henry's constant। ठीक है, तो आपने ये देखा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, अभी इससे पहले वाले आर्टिकल में आपने देखा था, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगी, है कि नहीं। अभी मैंने बताया था ना कि गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, और अभी आपने देखा कि जब सॉल्युबिलिटी गैस की ज्यादा होती है, जब KH ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, KH प्राइम ज्यादा होता है सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब KH प्राइम क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir.
और KH क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। Decrease. ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि KH प्राइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा एंड KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये सब अच्छे से समझ लेना बेटा, ये सारी बात जो है ना ग्राफिकल एनालिसिस के फॉर्म में आती है। बड़े अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे ग्राफिकल एनालिसिस पे बेस्ड पूछे जाते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो हेनरीज कांस्टेंट KH प्राइम है वो इंक्रीज करेगा जबकि KH डिक्रीज करेगा। तो अब एक कर्व यहाँ पे और कंसीडर करते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच में कर्व ड्रॉ किया जाए फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, मान लो कि कर्व हमने एक बार T1 टेम्परेचर पे ड्रॉ किया और एक बार T2 टेम्परेचर पे ड्रॉ किया, तो T1 टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, T2 टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कम है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि T2 इज ग्रेटर देन T1 होना चाहिए बेटा। Yes, sir. इसका मतलब KH at T2 is less than KH at T1। ठीक है ना, KH at T2 is less than KH at T1। तो कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे आप सॉल्युबिलिटी, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो ये लाइन जो है ना वो इस तरीके से रोटेट करेगी। इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे ये लाइन इस तरीके से रोटेट करेगी। और ऐसे ही बस लास्ट पॉइंट डिस्कस करो। अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं, ऐसा कर्व मिलेगा। अब यहाँ पे मान लो ये है T1 और ये है T2, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो KH प्राइम होगा। तो ये T1 टेम्परेचर पे जो स्लोप है वो ज्यादा है इन कंपेयर टू T2, इसका मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2 होना चाहिए इस केस में। तो इसमें कर्व जो है वो इस तरीके से रोटेट करेगा विथ टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो आज क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं हेनरीज लॉ की लिमिटेशन और हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगा। ओके बेटा, Thank you, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Good.